नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कोपा सीटीआई का जो एंट्रेंस का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। यहाँ पर आपके एग्जाम से संबंधित कुछ हाईलाइट्स लिखी हुई है। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि आपके जो एग्जाम होगा उसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन वहां पे सोल्व करने हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑल इंडिया का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सबका सेम होता है। चौथा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके 75 प्रश्न होंगे 100 में से वो आपके आईटीआई के उन्हीं बुक्स से आएंगे जो आपने आईटीआई में कोपा ट्रेड में पढ़ी थी। यानी कि आपके पास जो भी पुरानी बुक्स है आप उन बुक्स को पढ़िए, आपके 100 में से 75 क्वेश्चन जो है उन्हीं बुक्स से आने वाले हैं। तो इसके लिए जो है आपको कोई अलग से पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई पुस्तक खरीदते भी हैं तो आप देखेंगे कि उनमें जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके 25% सवाल होंगे वो कहां से होंगे। वो होंगे आपके एप्टीट्यूड यानी कि लॉजिकल, न्यूमेरिक और रीजनिंग से, यानी कि मैथ और रीजनिंग से आपके जो 25 सवाल वहां पर बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो है आप किसी सवाल का तुक्का भी मार सकते हैं अगर वो आपको नहीं आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आएगा कि जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आएंगे। तो उसका मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको करना क्या है, अगर आपके पास 10वीं का मैथ है तो आप 10वीं के मैथ को उठाइए। इसके साथ ही अगर आपके पास आईटीआई का मैथ है, आईटीआई के किसी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि टर्नर, फीटर, प्लम्बर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड से होते हैं, उनमें क्या होता है मैथ जो है लागू होता है। आप उस मैथ को उठाइए और 10वीं का मैथ उठाइए और दोनों जो मैथ होंगे उनके टॉपिक्स को देखिए कि जो टॉपिक दोनों मैथ में सेम हो। ठीक है, जो टॉपिक दोनों मैथ में सेम हो आप उसी टॉपिक की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो आईटीआई में जो मैथ लागू होता है उसी से आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो लेवल होगा वो 10वीं लेवल तक का होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैथ के क्वेश्चंस। अब बात आती है रीजनिंग के क्वेश्चंस की कि जो रीजनिंग के सवाल होंगे वो कहाँ से आएंगे। तो उनके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो उसको मालूम होगा कि रीजनिंग के अंदर 20 से 25 जो है टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स जो है हर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होते, क्योंकि उनमें से 15 से 16 जो टॉपिक होते हैं, 16-17 जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपके बेसिक यानी कि एसएससी लेवल तक के। लेकिन जो पूरे के पूरे 16 से आगे जो होते हैं जिसमें आपके 8 या 7 और एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं एडवांस लेवल के, वो जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपके बैंक, यूपीएससी जो है हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो आपको करना क्या है, जो 15 से 16 टॉपिक होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के जो एसएससी में आते हैं, ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। आप यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है, और छोटी से छोटी वीडियो देखें जिनमें आपको आसानी से जो कम समय में सिखाया जाए। इस तरह से जो एक दिन में आप 2 या 3 टॉपिक को कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम से संबंधित जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि कोपा ट्रेड का जो एंट्रेंस का एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ 15 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, और वो 15 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। इससे आपको ये आइडिया पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से बनते हैं, कि अलग अलग टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आ भी जाए। हमारा काम होता है पढ़ना, ठीक है, बाकी जो है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डालने वाला है। इसके अलावा इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो इस पीडीएफ में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिस पर क्लिक करके जो है आप हमारी जो कोपा ट्रेड की प्लेलिस्ट है जिसमें कोपा ट्रेड के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनी हुई है, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। तो वह कौन सा सीक्वेंस होता है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर काम करता है, पहले इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी आपका सही है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। दूसरा प्रश्न है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। जो आपका सीपीयू का इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि बाहर से तो आपने जो उसको बिजली दे दी अपने कंप्यूटर को, ठीक है, सीपीयू को, लेकिन सीपीयू में जब बिजली जाती है तो वो होती है एसी। लेकिन जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एसी बिजली पर ठीक से काम नहीं कर पाते, वो काम करते हैं डीसी पर। ठीक है, तो एसी बिजली को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो होता है आपका एसएमपीएस। और एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो जो आपकी विंडोज होती है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एंटीवायरस, एमएस ऑफिस, ठीक है, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशंस होती हैं।
चौथा प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप, यानी कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है ऑन होते ही उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम F5 यानी कि फंक्शन 5 जो है की का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा प्रश्न है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडो नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली, तो कौन सा स्टेप हम अपनाएंगे अगर हमारी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, वहां से हम सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट पर क्लिक करेंगे जिससे हमारी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। छठा प्रश्न है विच वन इज यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस, दो ब्लूटूथ डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के तौर पर, वेरिफिकेशन के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम पासकोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और वाईफाई अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो वाईफाई ऑन करते हैं और उस समय वो पासवर्ड डालते हैं। लेकिन ब्लूटूथ में क्या होता है, ब्लूटूथ में पासकोड मांगा जाता है और वाईफाई हॉटस्पॉट में आपका पासवर्ड मांगा जाता है, बस यही इनमें अंतर होता है। सातवां प्रश्न है व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग ए प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ए कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर अच्छे से सेटअप हो जाए, अच्छे से वो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में रन करे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। आठवां प्रश्न है विच डोस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस डोस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए हम RD यानी कि रिमूव डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नौवां प्रश्न है विच कमांड इज यूज्ड टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, यानी कि MS वर्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है, एक्टिव जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए, ठीक है, उसको परमानेंटली सेव करने के लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम सेव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। 10वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, तो जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो क्विक यानी कि जल्दी जल्दी, तो बार बार इस्तेमाल में होने वाली जो कमांड होती है उनको रखने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, रिपीटेड यानी कि बार बार इस्तेमाल होने वाले। 11वां प्रश्न है वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, यानी कि MS वर्ड के अंदर जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिसको आपने ओपन किया हुआ है, उसका नाम आपको कहां पर दिखाई देता है, तो MS वर्ड के अंदर जो आपकी स्क्रीन होती है उसमें सबसे ऊपर जो पट्टी होती है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम दिखाई देता है। 12वां प्रश्न है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो एक सिंगल एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट का, तो वर्कशीट का छोटी से छोटी जो इकाई होती है उसे हम सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल, आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, तो आप किस की का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है MS एक्सेल में किसी वर्कबुक में काम कर रहे हैं और आप उस वर्कबुक को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम F12 यानी कि F12 फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटर की इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर जो आपका एंटर बटन होता है उसका मेन काम क्या होता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी मूव सेल पॉइंटर टू दी नेक्स्ट रो, यानी कि जो आपका कर्सर होता है उसको अगली रो में, अगली लाइन में लेकर जाने के लिए हम एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। तो MS वर्ड में भी जो है यही काम होता है, जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो अगली लाइन में चला जाता है। 15वां और आखिरी प्रश्न दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस, यानी कि जो आपका MS एक्सेस होता है उसमें जो आपका टेक्स्ट फील्ड होता है, डेटा टाइप जो आप टेक्स्ट चूज करते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कितने कैरेक्टर जो है लिख सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 255 कैरेक्टर, तो उसके अंदर आप जो है 255 जो है कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।